हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुणाल कुमार। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एक नई सीरीज। ठीक है, इट इज कॉल्ड सीरीज नंबर 2। तो ये जो प्लेलिस्ट मैं बनाऊंगा ये बनाऊंगा सीरीज नंबर 2 के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले कोई सीरीज बनाई थी, तो सपोज कोई प्लेलिस्ट बनाई थी, तो उसको मैं सीरीज नंबर 1 का नाम देता हूँ एंड दिस इज कॉल्ड सीरीज नंबर 2। तो बच्चों, ये हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीकॉम ऑनर्स या पास। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जब आपका पेपर आता है तो बेटा देयर आर 5 क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5। 5 क्वेश्चन का आपका पेपर होता है और हर क्वेश्चन में आपके इंटरनल चॉइस होती है। क्वेश्चन 1 होता है और उसके बाद क्वेश्चन 1 का और पार्ट होता है। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में और जरूर होता है, हर क्वेश्चन में और जरूर होगा, राइट। तो हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होती है। तो बेसिकली क्या होता है, आपके क्वेश्चन 1 के 2 ऑप्शन होते हैं, दिस और दिस। तो आपको इसमें से कोई एक क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, तो मैं अभी जो चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं वो मेनली आपको क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसका नाम है ब्रांच अकाउंटिंग। तो ब्रांच अकाउंटिंग में आपके पास 2 क्वेश्चन के ऑप्शन होते हैं। बेसिकली उस चैप्टर में 2 ही मेथड है। तो पहला वाला जो क्वेश्चन आएगा वो पहले मेथड का आएगा, उसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन आएगा वो दूसरे मेथड का आएगा। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद ब्रांच अकाउंटिंग। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा ब्रांच अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। ठीक है, ब्रांच अकाउंटिंग। तो ब्रांच अकाउंटिंग समझने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि भैया ब्रांच का मतलब क्या होता है। भैया मैंने एक दुकान स्टार्ट करी दिल्ली में, मैंने जूतों का बिजनेस स्टार्ट किया। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, मैंने जूतों का बिजनेस स्टार्ट किया। तो दिल्ली में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और मेरा बिजनेस बढ़ रहा है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि मैं भाई शिमला में एक ब्रांच खोल देता हूं। ठीक है, शिमला में अपनी एक ब्रांच खोल देता हूं, क्योंकि मेरे को काम बढ़ाना है। तो मेरे को अलग अलग स्टेट्स में अपनी दुकानें खोलनी पड़ेगी। तो अलग अलग जगह पे जब मैं दुकानें खोलता हूं तो उसको बोलते हैं ब्रांच। तो दिल्ली में मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ था, तो दिल्ली को हम बोलते हैं हेड ऑफिस। दिल्ली को क्या बोलते हैं? हेड ऑफिस। ठीक है, अब हेड ऑफिस, और मैंने ब्रांच कौन सी खोली? मैंने शिमला में ब्रांच खोली। मैंने कहां खोली ब्रांच? शिमला में। तो शिमला इज कॉल्ड ब्रांच। ठीक है, तो आपको समझ आ गया, मेन दुकान जो होती है उसको बोलते हैं हेड ऑफिस, और जो मैंने अपनी दूसरी दुकान खोली उसको बोलते हैं ब्रांच। अब सर हेड ऑफिस क्या होता है? भाई देखो, ब्रांच कितने टाइप की होती है वो बता रहा हूं। हेड ऑफिस होता है, तो हेड ऑफिस की 2 टाइप की ब्रांच होती है। एक होता है इनलैंड ब्रांच, एक होता है फॉरेन ब्रांच। ठीक है, इनलैंड ब्रांच में हमारे पास बेसिकली इस चैप्टर में हमारे पास 2 मेथड होते हैं। एक होता है डेटर मेथड और एक होता है स्टॉक एंड डेटर मेथड। इसको बोलते हैं स्टॉक एंड डेटर मेथड। ठीक है बेटा, एक मेथड कौन सा हो गया? एक डेटर मेथड हो गया और एक मेथड हो गया स्टॉक एंड डेटर मेथड। तो ये आपका पहला ऑप्शन बनता है जनरली, ये आपका दूसरा ऑप्शन बनता है। 2 मेथड है, दोनों मेथड के क्वेश्चन आ जाते हैं। फॉरेन ब्रांच हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, समझ आई? तो इनलैंड ब्रांच में हमारे पास, अच्छा इनलैंड ब्रांच के ऊपर भी अगर इसके बाद में बात करता हूं ना, तो एक होता है डिपेंडेंट ब्रांच, एक इंडिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच भी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमारे सिलेबस में क्या है? डिपेंडेंट ब्रांच। तो मैं चलो इसको और लिख देता हूं। इसके अंदर क्या होता है हमारे सिलेबस में? डिपेंडेंट ब्रांच। क्या है बेटा? डिपेंडेंट ब्रांच। तो डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर 2 मेथड आते हैं, एक डेटर मेथड, एक होता है स्टॉक एंड डेटर मेथड। सर एक डिपेंडेंट होती है, दूसरी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट भी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूँ इनलैंड में डिपेंडेंट ब्रांच, उसके अंदर 2 पार्ट आते हैं, 2 मेथड आते हैं, डेटर मेथड एंड स्टॉक एंड डेटर मेथड। तो बच्चों मैं आपको स्टार्ट कराने वाला हूं डेटर मेथड से। ठीक है, पहला मेथड हम स्टार्ट करेंगे डेटर मेथड। तो डेटर मेथड समझाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूं कि भैया एक हेड ऑफिस है हमारा, दिल्ली हेड ऑफिस है और शिमला में हमने ब्रांच खोली। ठीक है, अब ये डेटर मेथड नाम से आपको नजर आ रहा होगा, इसका मतलब ये जो शिमला है ना, शिमला ब्रांच, मैंने इसके मैनेजर को अपॉइंट कर दिया। फॉर एग्जांपल इसका मैनेजर है राहुल। तो राहुल इज द मैनेजर ऑफ शिमला ब्रांच। तो राहुल को क्या बोला गया कि भैया जो शिमला ब्रांच है ना वो मेरे लिए डेटर की तरह है। शिमला ब्रांच कौन है? डेटर की तरह है, डेटर नहीं है, डेटर की तरह है। यार सिंपल सी बात है, जैसे सपोज शिमला ब्रांच का मैनेजर कौन है? राहुल। ठीक है, तो राहुल को अगर मैंने सपोज
कोई सामान दिया तो मेरा डेटर बढ़ गया, मैंने कुछ पैसे दिए तो मेरा डेटर बढ़ गया। तो इसका मतलब मैं जैसे जैसे इसको कोई भी एसेट देता रहूंगा मेरा डेटर बढ़ता जाएगा, और जब वो मुझे वापस करता रहेगा मेरा डेटर कम होता रहेगा। तो राहुल, ध्यान रखना, राहुल कौन है? शिमला ब्रांच का मैनेजर। शिमला ब्रांच का मैनेजर कौन है? राहुल। ठीक है, राहुल कौन है? मैनेजर। ठीक है, तो हम इस एग्जाम्पल को लेते हुए चलेंगे। तो राहुल कौन है? शिमला ब्रांच का मैनेजर। ठीक है, और शिमला कौन है? मेरे लिए डेटर की तरह है। तो बेसिकली क्या होगा, हेड ऑफिस डेटर को ना सामान देगा। ठीक है, कि भैया चल ले भाई तू फर्नीचर भी ले। ठीक है, वो बोलेगा तू भाई मशीनरी भी ले, वो बोलेगा तू स्टॉक भी ले। ठीक है, बहुत सारा सामान देता रहेगा। समझ आ रही है? तो जो जो सामान देता रहेगा तो डेटर बढ़ता जाएगा। अच्छा, बदले में ये इसको कुछ देगा। हाँ सर, ये जूते बेचेगा तो जूते बेच के पैसे देगा, तो बदले में ये इसको पैसे रिटर्न करेगा। सिंपल सी बात है। तो जैसे जैसे ये इसको पैसे देता रहेगा तो ये डेटर कम होता रहेगा। तो सिंपल सी बात है, ये डेटर बढ़ाता रहेगा जैसे सामान देता रहेगा, और ये इसका रिटर्न देगा तो इसका मतलब डेटर कम होता रहेगा। ठीक है, और साल के एंड में ये सब कुछ वापस दे देगा। ठीक है, ये साल के एंड में सब कुछ वापस दे देगा। कैसे देगा उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि हम डेटर मेथड में क्या कर रहे हैं बेटा? डेटर मेथड। तो डेटर मेथड में क्या होता है, हम अकाउंट बनाते हैं, उसका नाम होता है ब्रांच अकाउंट। क्या होता है बेटा? उसका नाम होता है ब्रांच अकाउंट। ठीक है, तो अगर मैं शिमला मेरी ब्रांच है तो उसका हम नाम लिख देंगे शिमला ब्रांच अकाउंट। ये आपका मेन अकाउंट बनता है, शिमला ब्रांच अकाउंट। समझ आ गई? दिस इज योर मेन अकाउंट। तो सर ये अकाउंट एक बार समझ लेते हैं, इसमें क्या क्या करना होता है। अब देखो, अगर सपोज कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, नई ब्रांच शुरू कर रहे हैं, तो बताओ क्या कोई ओपनिंग स्टॉक होगा? शिमला ब्रांच के पास कोई पुराना माल होगा? क्योंकि जो क्लोजिंग पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वही इस साल का ओपनिंग स्टॉक बनता है। तो बताओ जब नई ब्रांच स्टार्ट करे कोई ओपनिंग स्टॉक होगा? नहीं सर, कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा। तो मैं सारी चीजें नई नई भेजूंगा। तो ये जो ब्रांच अकाउंट होता है ये डेटर मेथड होता है। मतलब आप ये समझो कि भैया जो राहुल है ना, वो राहुल जो शिमला ब्रांच का मैनेजर है वो मेरे लिए डेटर की तरह है। डेटर नहीं है, डेटर की तरह मान के चलेंगे। और डेटर क्या होता है? एसेट। एसेट बढ़ती है तो क्या लिखते हैं? डेबिट साइड में, और एसेट कम होती है तो क्या लिखते हैं? क्रेडिट साइड में। बस ये अकाउंट वही है। ठीक है, अब क्या हुआ, मैं उसको कुछ भी सामान दूंगा। सपोज मैंने मशीनरी दी, मैंने स्टॉक दिया, मैंने वो दिया, तो जो जो सामान मैं देता रहूंगा वो इधर लिखता रहूंगा। मैंने पैसे दिए सब इधर लिखता रहूंगा, और बदले में ये मुझे क्या करेगा? सामान बेच के पैसे वापस करेगा। तो जो जो ये मुझे वापस करेगा वो इधर लिखता रहेगा। ठीक है, अब सपोज 1 साल हो गया काम करते, अब दूसरा साल स्टार्ट हो गया, अब नया साल स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से। समझ आ रही है? तो होता क्या है कि 1 अप्रैल को, अच्छा जब 31 मार्च आई थी, जब साल खत्म होने वाला था, 31 मार्च आई थी, तो 31 मार्च को जो भी उसके पास सारा सामान था ना, मैं उसे बोलूंगा भाई तू मेरे को सामान दे दे। समझ आई? तो सामान देने का मतलब है कागजों में सामान दे दे। ये नहीं कि ट्रक भर के जाएगा और वो पूरा मशीनरी, फर्नीचर और पंखा, कूलर, एसी ये सब उतार के दिल्ली ब्रांच में ले आएगा। कागजों में वापस करेगा। 31 मार्च को वो ये बताएगा कि बाबूजी ये सामान है, ये आपका सारा 31 मार्च को ये आपने मुझे जो सामान दिया था ये बचा हुआ है, ये आप ले लो। तो 31 मार्च को हम सारा सामान वापस ले लेते हैं, और 1 अप्रैल को हम उसको दोबारा से सामान दे देते हैं। आप समझने की कोशिश करना, 1 अप्रैल को मैं दोबारा से उसको सारा सामान दे दूंगा। कागजों में देते हैं, ऐसा नहीं कि ट्रक भर के लाए वो सामान लेके गया, फिर 1 अप्रैल को मैं ट्रक भर के दोबारा ले जा रहा हूं। ये अजम्पशन माइंड में लेके चलो कि हम उसको सामान दे रहे हैं। तो अगर 1 साल पुराना बिजनेस है तो 1 तारीख को हम उसको क्या क्या सामान देंगे? 1 तारीख को जो जो उसके पास स्टॉक होगा तो हम उसको वो सामान उसको देंगे। तो कौन सा सामान देंगे? जो उसके पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा होगा। तो मैं लिखता हूं टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ, क्या लिखेंगे? टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स। ये मेरी पहली हेडिंग आएगी।
क्योंकि जो उसके पास सामान रखा हुआ है वो 31 मार्च को उसने मुझे दे दिया, अब मैं 1 तारीख को दोबारा सारा सामान उसके पास दे रहा हूं कागजों में, समझ आ रही है। तो मैं उसको ये सामान दूंगा। सर क्या क्या दूंगा? फॉर एग्जाम्पल उसके पास स्टॉक दूंगा 1 तारीख को, जो उसके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था वही मैं उससे 31 मार्च को लेके 1 तारीख को दे रहा हूँ। स्टॉक दूंगा, मशीनरी दूंगा, फर्नीचर दूंगा, समझ आ रही है। जो भी उसके पास होगा वो मैं एक तरीके से, उसने मुझे वापस किया, मैं उसको 1 तारीख को दे रहा हूँ। ले भाई 1 तारीख से नया हिसाब किताब शुरू कर रहे हैं, ये ले तेरे को मैंने इतने की फर्नीचर दिया, इतने का ये दिया, इतना का ये दिया, ठीक है। फिर उसके बाद साल के बीच में मैं उसको कुछ सामान दूंगा, क्योंकि मेरा काम तो जूते बेचने का है, ठीक है। कुछ स्टॉक उसके बाद जूतों का पड़ा हुआ था, अब नए जूते आए और, तो मैंने उसको भैया 100 जोड़ी जूते और भेज दिए। तो पता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। उसको बोलते हैं बेटा टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। समझ आई? सर ये क्या है? ये हेड ऑफिस ने जो ब्रांच को सामान भेजा, स्टॉक, क्योंकि मेन हमारा रेवेन्यू क्या है? जूते बेचने से जो रेवेन्यू आएगा, समझ आ रही है। और सर ये क्यों दे रहे हो? अरे भाई ये तो बिजनेस करने के लिए जरूरी है, मतलब जो हमारा क्लाइंट आएगा वो कहां बैठेगा, समझ आ रही है। जो कस्टमर आएंगे कहां बैठेंगे, फर्नीचर चाहिए भैया, एसी चाहिए, तो ये सारी चीजें मैं एसेट होती हैं, समझ आ रही है, देनी पड़ती है, राइट। फिर हम सामान भी देते हैं। फिर क्या होगा? मैं उसको कुछ पैसे भी दूंगा, ठीक है। जो हेड ऑफिस होता है, हेड ऑफिस शिमला ब्रांच को जो जो देता रहेगा, तो शिमला डेटर की तरह, डेटर एसेट होता है, एसेट बढ़ती है, तो जो एसेट बढ़ने के रीजन होते हैं सब इधर आएंगे, तो उसको कुछ पैसे भी देगा। तो जो भी पैसे देगा, पैसे अगर हेड ऑफिस इसको पैसे दे रहा है तो भैया डेटर बढ़ रहा है, ठीक है। फिर क्या होता है बेटा? अच्छा डेटर कम कैसे होता है? ये जूते बेचेगा। अब जूते 2 टाइप से बेचता है, या तो कैश सेल्स करेगा या क्रेडिट सेल करेगा, समझ आई। या तो कैश सेल्स करेगा या क्रेडिट सेल करेगा। अच्छा मेरे ब्रांच का मैनेजर का नाम क्या है? राहुल, ध्यान रखना, ठीक है। तो राहुल ने क्या किया? राहुल ने कुछ कैश सेल्स करी, तो कैश सेल्स जैसी उसने करी तो उसने मुझे पैसे वापस भेज दिए, क्योंकि भैया उसको तो कुछ रखना ही नहीं है, उसने अपने पास कुछ नहीं रखना, क्योंकि भैया उसको तो मेरे लिए, वो तो मेरा मैनेजर है, जो भी पैसे आएंगे वो मुझे दे देगा, समझ आ रही है। अच्छा ओपनिंग बैलेंस में उसके पास, उसके गले में भी कुछ पैसा होगा, तो मैं कैश में भी कुछ पैसा होगा, ऐसे, ठीक है। कैश मतलब उसके गले में जो पैसा होगा वो कुछ पैसा तो रखूंगा ना उसके पास। अच्छा जो उसने कैश सेल्स करी वो पैसा मुझे दे देगा। अच्छा जो क्रेडिट सेल करी क्या वो भी पैसा देगा? सर वो कैसे देगा? अगर उसने सपोज राहुल ने आगे सपोज पारुल जूते खरीदने आई और उसने उसको उधार में सामान दे दिया, क्योंकि हमारी पॉलिसी है कि भैया हम कैश में देते हैं, उधार में भी देते हैं, क्योंकि उधार में देना मतलब हम मना नहीं कर सकते, बिजनेस के लिए नुकसानदेह होता है, तो क्रेडिट सेल भी करते हैं। तो पारुल ने राहुल से उधार में जूते खरीदे, तो पारुल राहुल की डेटर है और वो रियल डेटर है, समझ आ रही है। आप समझो मैं कौन हूं? हेड ऑफिस, ठीक है। मैं कौन हूं? कुणाल। तो कुणाल कौन है? हेड ऑफिस, ठीक है। राहुल कौन है? शिमला ब्रांच का मैनेजर। तो मेरा और राहुल का क्या रिलेशन है? मेरा राहुल का रिलेशन है कि भैया हमारा रिलेशन है डेटर की तरह है, समझ रहे। राहुल मेरे लिए डेटर की तरह है, मैं राहुल को जो कुछ भी देता रहूंगा, मेरा डेटर बढ़ता रहेगा, राहुल मुझे जो कुछ भी वापस करेगा, डेटर कम होता रहेगा। और पारुल राहुल की एक्चुअल डेटर है, समझ आ रही है। 2 बातें हैं भाई, ध्यान से समझते चलना। राहुल मेरे लिए डेटर की तरह है, डेटर नहीं है एक्चुअली में, डेटर थोड़ी है, वो तो मेरे लिए मैनेजर है, समझ आ रही है। तो मैंने उसको डेटर की तरह मान लिया कि भैया जो जो मैं तेरे को देता रहूंगा, मैं इधर लिखता रहूंगा, जो जो तू मुझे देता रहेगा इधर देता रहेगा, ठीक है। और पारुल राहुल की कौन है? एक्चुअल डेटर, ठीक है। अच्छा पारुल राहुल से 10,000 रुपए के जूते उधार में ले गई, तो बताओ क्या राहुल ने मुझे कुछ वापस किया? नहीं सर, क्योंकि उसको पैसे थोड़ी मिले, तो मैं इधर क्रेडिट सेल नहीं लिखूंगा, ठीक है। लेकिन सपोज कोई और डेटर होगा राहुल का, राहुल ने किसी और को भी जूते उधार में दिए होंगे, उस राहुल ने उसको फोन किया, भाई 2 महीने हो गए, बहुत टाइम हो गया, पैसे तो दे दो। तो एक और डेटर था, समझ आ रही है, एक और डेटर था, उसने क्या किया, ठीक है राहुल मैं पैसे आके दे देता हूं, तो उसने राहुल को पैसे दे दिए।
तो जब पुराने किसी डेटर ने पैसे दे दिए तो वो पैसा तो राहुल के पास आ गया। अब वो पैसा क्या करेगा राहुल? राहुल हेड ऑफिस को देगा। तो उसको बोलते हैं बेटा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। क्या बोलते हैं? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। ठीक है, तो जो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हुई, जो डेटर ने पैसा दिया, वो पैसा और ये पैसा, ये दोनों मिला के इसको बोला जाता है रेमिटेंस। क्या बोला जाता है बेटा? रेमिटेंस। तो राहुल ने क्या किया, जो पैसा उसके पास आया, दो टाइप का पैसा आता है, कैश सेल्स करके पैसा आता है, और पुराने कोई उसके क्रेडिट कस्टमर्स ने उसको पैसा दिया, तो ये कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हुआ। गॉट इट? फिर राहुल ने ये पैसा दिया, जैसे ये पैसा दिया डेटर कम हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने राहुल को कुछ सामान दिया था, बट राहुल ने कहा कि सर कुछ सामान ना आउटडेटेड हो गए, यहाँ पे ये वाले कलर के जूते ना यहाँ नहीं चलते। तो उसने बोला कि सर ये जूते मैं आपको वापस भेज रहा हूं। अब ब्रांच हेड ऑफिस को जूते वापस भेज रहा है। उसका नाम क्या होना चाहिए? गुड्स सेंड टू हेड ऑफिस। बट बेटा उसका नाम होता है गुड्स सेंड टू ब्रांच ही होता है। क्या होता है? गुड्स सेंड टू ब्रांच ही होता है। बेसिकली क्या होता है, सपोज यहां पे मैंने 5 लाख के जूते दिए और उसने मुझे 1 लाख रुपए के जूते वापस कर दिए, तो बेसिकली मैंने कितने रुपए के जूते दिए? 4 लाख के। तो मैं इकट्ठे इसी में से इसको माइनस करके लिख सकता था ना। तो ये दोनों सेम अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये नहीं लिखेंगे कि गुड सेंड टू हेड ऑफिस, वो इसने हेड ऑफिस को सामान वापस भेज दिया, तो ये माइनस कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये चीज इधर माइनस में ही लिखी जाती है। आपको याद होगा 11वीं क्लास में करते थे ना, परचेज लिखते थे, फिर या तो नीचे लिख दो परचेज रिटर्न, या उधर लिखते थे परचेज रिटर्न। तो वो एक ही बात है, समझ आ रही है? तो हम एक ही अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो या तो इसको माइनस कर दो या इसको इधर ही लिख दो। ठीक है, हम इधर ही लिखेंगे, समझ आई? और सर ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट, अच्छा यहाँ पे नाम तो इसका यही रहेगा। अच्छा, आप अपनी नॉलेज के लिए या आप टीचर को समझाने के लिए आप ये ले सकते हो, गुड्स रिटर्न्ड टू हेड ऑफिस। गुड्स रिटर्न्ड टू हेड ऑफिस, आप ये जरूर लिख सकते हो, समझ आई? क्योंकि अब एक बार बताओ ना, उसने हेड ऑफिस को कुछ सामान वापस भेज दिया, जूते वापस भेज दिए, तो उससे डेटर कम हो गया। ठीक है, उसके बाद लास्ट में जब 31 मार्च आएगा, फिर दोबारा से 31 मार्च आएगा, साल खत्म हो रहा है, ये साल स्टार्ट हुआ था, ओपनिंग बैलेंस ये हुआ, साल के बीच में काम हुआ, फिर साल के बीच में उसने मुझे रेमिट किया। अब जो लास्ट में जो सामान उसके बाद बच गया, मैं बोलूंगा भाई मेरे को दे दे, एसी भी दे दे, फ्रिज भी दे दे, फर्नीचर भी दे दे, जो स्टॉक बच गया वो भी दे दे, जो कैश बच गया गले में वो भी दे दे। कहां देगा? कागजों में। समझ आ रही है? इसको बोलते हैं बाय क्लोजिंग बैलेंस। क्या बोलते हैं बेटा? बाय क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स। क्या बोलते हैं? बाय क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स। तो जो जो उसके पास एसेट्स बची है, सपोज मशीनरी, स्टॉक, ठीक है, डेटर, ठीक है। अच्छा, इसमें भी एक डेटर आता है, ठीक है, क्योंकि जो शिमला ब्रांच के डेटर हैं वो उसके लिए एसेट है ना, ठीक है। और ये भी इधर आएगा, कैश, जो भी इधर एसेट उसके पास होगी वो लास्ट में मुझे दे देगा। अच्छा एक बार बताओ, ये मैं उसको सामान दूंगा, सपोज ये सारा सामान मैंने उसको 10 लाख का दिया, ठीक है, और जब ये मुझे पैसे वापस करेगा तो ऑब्वियसली ये वाला अमाउंट ज्यादा होगा ना, क्योंकि मैं अगर उसको भैया 1000 रुपए का जूता दूंगा तो 1000 रुपए में थोड़ी बेचेगा, तो ज्यादा में बेचेगा। तो जनरली ये साइड ज्यादा होगी, ये साइड ज्यादा होगी, क्योंकि रेमिटेंस ज्यादा होगा, क्योंकि मेन हमारा बिजनेस यही है, ठीक है। ये साइड ज्यादा होगी। सपोज ये 10 लाख का सामान, ये टोटल करा 10 लाख आ गया, टोटल करा 15 लाख आ गया, तो इसका मतलब 5 लाख क्या हो गया? 5 लाख क्या हो गया? यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। तो इसको बोलेंगे टू प्रॉफिट एट ब्रांच। क्या बोलेंगे? टू प्रॉफिट एट ब्रांच। अगर ये 10 है, ये 15 है, तो ये बैलेंस इधर 5 लाख इधर बैलेंस आ जाएगा, वो मेरा प्रॉफिट एट ब्रांच हो जाएगा। बोलो ये बात समझ आई? ठीक है। इस अकाउंट में मैं कुछ और चीजें भी जोड़ता हूं, इस में मैं कुछ और चीजें अभी जोड़ूंगा। अभी तक तो मैंने ये आपको समझा दिया, ठीक है। सर एक बार बताओ, अगर ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट इधर आएगा और अगर सपोज कोई ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी हुआ तो कहां जाएगा? सर एसेट का अपोजिट होता है लायबिलिटी। इसका मतलब अगर कुछ ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी हुआ तो हम उसको इधर लिखेंगे बाय ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज। समझ आ रही है? तो जो भी होगा हम इधर अंडरलाइन करके लिख देंगे, ठीक है। और सर अगर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी हुआ तो सर इधर आएगा। एक बार बताओ ना यार, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट इधर आ रहा है,
क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट इधर आ रहा है, अपोजिट में आ रहा है ना, ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी इधर आएगा तो क्लोजिंग इधर आएगा। तो अगर कोई क्लोजिंग होगा तो प्रॉफिट एट ब्रांच से पहले हम इधर क्या लिखेंगे, टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज। जो भी क्लोजिंग बैलेंस है, जो लायबिलिटी अभी हमारी रहती है उस ब्रांच के ऊपर, जो उस ब्रांच की कोई भी लायबिलिटी होगी वो मुझे बताएगा, राहुल मुझे बताएगा सर ये मेरी ब्रांच की लायबिलिटी है। समझ आ रही है, जो अभी रहती है देनी, पेमेंट करनी रहती है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे टू प्रॉफिट एट ब्रांच। क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट एट ब्रांच। समझ आ गई। तो ये मेरा प्रॉफिट फिर हम शो करेंगे। बोलो ये बात क्लियर है। दिस इज द बेसिक अकाउंट। दोबारा समझाता हूं, मैं कौन हूं, हेड ऑफिस। कुणाल कौन है, हेड ऑफिस। और शिमला ब्रांच कौन है, शिमला ब्रांच का मैनेजर कौन है, राहुल। तो राहुल मेरे लिए डेटर की तरह है, ठीक है। और राहुल का डेटर कौन है, पारुल। तो भैया मैं इस अकाउंट में, ये अकाउंट किस किस का है भैया, मेरा और राहुल का। तो मेरा और राहुल का हिसाब किताब इधर आएगा। समझ आ रही है। राहुल का और उसकी डेटर का जो हिसाब किताब है वो इधर नहीं आएगा। समझ आ रही है। राहुल का और उसके जो डेटर का हिसाब किताब है कि भैया राहुल ने इतनी क्रेडिट सेल कर दी तो उसका डेटर बढ़ गया, तो भैया वो जो डेटर बढ़ गया वो मैं इधर नहीं लिखूंगा कहीं। समझ आ रही है। मैं तो बस राहुल और मेरा हिसाब किताब लिखूंगा कि अगर राहुल को उसके डेटर से पैसे मिले तो उसने मुझे पैसे दिए, तो बस वो वाला अमाउंट इधर लिख रहा हूं। समझ आ रही है। तो ये होता है बेटा ब्रांच अकाउंटिंग का डेटर मेथड। अब हम क्वेश्चन करते हैं, अब हम क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन के थ्रू आपको चीजें बहुत क्लियर होंगी। तो लेट अस मूव टू द क्वेश्चन। ठीक है बेटा। अच्छा, ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक पीडीएफ शेयर करी हुई है ना, आप उस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल लेना। ठीक है, आप उस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल लेना। प्रिंट आउट निकालने के बाद आप मेरे क्वेश्चन को मेरे साथ अटेम्प्ट करोगे। अगर आपके हाथ में प्रिंट आउट नहीं है, आप भैया फोटो स्टेट शॉप पे जाना और बोलना कि भाई ये प्रिंट आउट निकाल दे। अगर प्रिंट आउट लिए बिना आपने क्वेश्चन करना बैठे तो आपको समझ नहीं आएगा बस, क्योंकि आपके हाथ में क्वेश्चन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो मैं यहां पे बेटा अपनी पीडीएफ खोल लेता हूं। ठीक है, तो ये पीडीएफ है बेटा। ठीक है, ब्रांच अकाउंट। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर ब्रांच, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। एडुकेशन लिमिटेड पंजाब, पंजाब सपोज हेड ऑफिस है। ठीक है, इनवॉइसेस गुड्स टू इट्स दिल्ली ब्रांच, वो दिल्ली ब्रांच को कुछ सामान देता है। ठीक है, एंड गुजरात ब्रांच, गुजरात में भी ब्रांच है, एट कॉस्ट, कॉस्ट पे सामान देता है। एंड द गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर्स एट कॉस्ट प्लस 20%, और वो कस्टमर को कितने बेचता है, कॉस्ट प्लस 20%। ठीक है, तो भाई इसकी भी मैं एक कहानी आपको समझाना चाहता हूं। ठीक है, इसकी भी मैं कहानी आपको समझाना चाहता हूं। ठीक है, तो ये क्या कहानी है भाई, इसको समझाने से पहले मैं आपको ये बताता हूं कि अगर सपोज मैंने शिमला ब्रांच को सामान भेजा, तो मैं शिमला ब्रांच को ना ये बोल रहा हूं कि भाई मैं जो तेरे को सामान भेज रहा हूं ना, वो भेज रहा हूं, जो ये सामान मैंने उसको अमाउंट बताया वो कॉस्ट प्राइस है सपोज। और हम लेट करते हैं, हम हमेशा ये छोटी सी टेबल बनाएंगे हर क्वेश्चन में। हम लेट करेंगे कॉस्ट है 100 रुपीज, और क्वेश्चन में भी दिया था ना कि कॉस्ट के ऊपर 20% प्रॉफिट वो चाह रहा है, उसको बोलते हैं लोड। लोड का मतलब होता है प्रॉफिट। लोड का मतलब क्या होता है बेटा, प्रॉफिट। तो हमने कितना उसमें लोड ऐड कर दिया, सपोज 100 का 20%, तो 100 का 20% 20 रुपीज होता है। तो ये टोटल कितना हो गया, 120। 120 रुपए में बेचना है, इसको बोलते हैं सेल्स प्राइस, या इसको हम बोलते हैं इनवॉइस प्राइस, आईपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनवॉइस प्राइस। इसका मतलब ये है कि भैया मैं 100 रुपए का सामान दूंगा, वो 20 रुपए और ऐड करके कस्टमर को बोलेगा कि भैया ये 120 रुपए का सामान है। समझ आ रही है। ये कि हमने रेशो निकाली। अब 100 का तो होगा नहीं, जो भी होगा उसमें 20% ऐड करके वो देता रहेगा। ठीक है,
तो मैं आपको ये बता रहा हूं, एक कैलकुलेशन मैं आपको करना सिखा रहा हूं, ठीक है। कैलकुलेशन क्या है, अगर क्वेश्चन में दिया होगा, ध्यान से सुन लेना, ये कैलकुलेशन आपको हर क्वेश्चन में काम आएगी। अगर क्वेश्चन में सपोज दिया होगा कि भैया उसने सेल्स करी है सपोज 10,000 रुपए की, तो मुझे बताओ इसमें लोड कितना है, इसमें प्रॉफिट कितना है, ठीक है। अब अगर मुझे लोड निकालना है, लोड मतलब प्रॉफिट निकालना है, तो जो चीज दिया होगा उसको लिख दो, कुछ तो गिवन इंफॉर्मेशन होगी ना, जो चीज क्वेश्चन में गिवन होगा उसको लिख दो, और इसको डिवाइड करना है, इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, जो दिया होता है। सर सेल्स दिया है तो सेल्स की रेशो है ये, तो सेल्स की रेशो से डिवाइड कर दो। ध्यान रखो, जो चीज दी होती है उसी की रेशो से डिवाइड कर दो। और जो निकालना है, क्या निकालना है सर, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, क्या निकालना है, लोड, और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा प्रॉफिट। बात समझ आ रही है। और सर अगर इसी क्वेश्चन में मुझे क्वेश्चन पूछता कि कॉस्ट निकालो, तो मैं निकाल देता, क्या दिया हो 10,000, तो 10,000 लिख देता, और जो दिया हुआ है उसको डिवाइड करता उसी की रेशो से। क्या दिया हुआ है ये 10,000, 10,000 क्या है बेटा, सेल्स, तो सेल्स की रेशो क्या है 120, तो 120 से डिवाइड करता। और क्या निकालना है, कॉस्ट, कॉस्ट निकालनी, तो कॉस्ट की रेशो 100 है तो 100 से मल्टीप्लाई करता। समझ आ रही है, ये हम ऐसे करते हैं। मैं एक एग्जांपल और देके बता रहा हूं, ठीक है। लेट मी स्टार्ट विद अनदर। सपोज क्वेश्चन बोलेगा कि भैया जो सामान है ना वो कॉस्ट है सपोज 24,000 रुपए की, कॉस्ट कितनी है 24,000 रुपए की, 24,000 रुपए की कॉस्ट का सामान भेजा है। अब बताओ इसमें प्रॉफिट कितना होगा। तो सर अगर मुझे लोड निकालना है, लोड मतलब प्रॉफिट, तो जो दिया हुआ है ये इसी रेशो को लेकर चल रहा है, जो दिया होगा उसको लिख दो और उसको डिवाइड कर दो। डिवाइड किससे करना है, जो दिया होगा, दिया गया हुआ कॉस्ट, तो इस बार कॉस्ट की रेशो 100 है, 100 से डिवाइड करेंगे। क्या निकालना है, लोड, लोड निकालना है, तो लोड की रेशो 20 है तो 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। सपोज सर अगर मुझे सेल्स निकालनी है या आईपी निकालना है, सेल्स और आईपी एक ही बात है, ठीक है। तो 24,000 रुपए दिया हुआ है, जो दिया होगा उसको लिख देंगे, और क्या दिया हुआ है ये कॉस्ट, कॉस्ट की रेशो क्या है 100, कॉस्ट की रेशो क्या है 100, 100 से डिवाइड कर देंगे। और क्या निकालना है, सेल्स, सेल्स की रेशो है 120, 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस ये फॉर्मूले आपको यूज करने हैं भाई, ठीक है। आपको जो दिया होगा वो निकाल लोगे, ठीक है। डन है, डन। चलो एक एग्जांपल और देता हूं। अगर सपोज क्वेश्चन में दिया होगा कि भैया लोड, लोड आपका है 5,000, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है और हम इंफॉर्मेशन ये लेके चलेंगे। और अगर क्वेश्चन में मुझे सपोज निकालना है कॉस्ट, तो मैं क्या करूंगा, जो दिया हुआ है उसको उसकी रेशो से डिवाइड कर दो। बताओ लोड की रेशो क्या है 20, तो 20 से डिवाइड कर दिया। और मुझे क्या निकालना है कॉस्ट, तो कॉस्ट की रेशो क्या है 100, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप इसको 100/20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा दैट वुड बी योर कॉस्ट। और अगर सपोज इसी में मुझे इनवॉइस प्राइस निकालना है, सेल्स प्राइस निकालना है, तो क्या करूंगा 5,000 जो दिया हुआ लिख दो, और जो दिया होता है उसको उसी रेशो से डिवाइड कर दो। लोड 20 दिया हुआ है तो 20 से डिवाइड कर दो। क्या निकालना है, सेल्स, सेल्स की रेशो क्या है 120, 120 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ आ रही है। तो ये तरीके हैं भाई जो कैलकुलेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर ये कैलकुलेशन नहीं आएगी ना आपका क्वेश्चन ही नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहला पार्ट ही आपको ये कैलकुलेशन करना होता है, क्योंकि सबसे पहले पार्ट में आपको ये कैलकुलेशन करना होता है, ठीक है भाई। ये बात समझ आ रही है आप सबको, ठीक है। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन। डन, हाँ जी। ये फॉर्मेट था, इसी फॉर्मेट को हम आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन 1 स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़वाता हूँ। और भाई मैंने आपको बोला हुआ है कि क्वेश्चन आप अपने हाथ में रखना, ठीक है। एक बार भाई कोई मुझे कमेंट करके बता देना क्या ये कलर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। मुझे उम्मीद है नजर आ रहा है। अगर सपोज आपको ऐसा लग रहा हो कि सर वीडियो में कलर इतना ज्यादा विजिबल नहीं है, तो मैं फिर नेक्स्ट पीडीएफ में इसको चेंज करूंगा, ठीक है। हाँ जी। और वैसे भी भाई आपके हाथ में कोई बुक होनी चाहिए, ठीक है। एडुपेशन लिमिटेड, दिस इज क्वेश्चन 1, ध्यान रखना। एडुपेशन लिमिटेड
पंजाब, पंजाब दिया हुआ भाई हेड ऑफिस, इनवॉइसेस गुड्स टू इट्स हेड ऑफिस एंड गुजरात ब्रांच एट कॉस्ट एंड द गुड्स आर सोल्ड। मतलब हम सामान जो दे रहे हैं वो उसको कॉस्ट प्राइस पे दे रहे हैं। हम बोल रहे हैं, हेड ऑफिस बोल रहे हैं ब्रांच को, ले भाई ये सामान 10 लाख रुपए का, और 10 लाख रुपए क्या है, कॉस्ट। बस इस क्वेश्चन का मतलब ये है, ठीक है। और 20% उसमें ऐड करके कस्टमर को बेचा जाता है ना। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 1,50,000, गुड्स सेंड टू दिल्ली ब्रांच 2,20,000, गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच टिल द क्लोज ऑफ द ईयर इज 2,10,000, कैश सेल्स दी है 1,35,000, क्रेडिट सेल दी है 2,40,000, गुड्स रिटर्न बाय दिल्ली ब्रांच टू हेड ऑफिस दिया 48,000, ओपनिंग डेटर है दिल्ली ब्रांच दिया है 60,000, डिस्काउंट अलाउड दिया 16,000, और दिल्ली ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट ये सब 19,000 रुपए दिया हुआ है, और आउटस्टैंडिंग दिल्ली ब्रांच एक्सपेंसेस दिया हुआ है 3,625 है, ठीक है। ये सिंगल 6 है, इसको याद रखना। ये 3,625, ये एक 6 को हटा देंगे, ठीक है, एक 6 को हम हटा देंगे, ठीक है। मतलब इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। ये कितना है, 3,625, ठीक है भाई, दिस इज 3,625। एक बार मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार आप इसको रीड करो, क्योंकि जितना आपके माइंड में ये रहेगा उतना हमें क्वेश्चन करने में इजी हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये है 3,625, डन है। फिर उसके बाद क्योंकि मैं बेटा ये पीडीएफ को आगे बढ़ाऊंगा तो हट जाएगा, तो ये 3,625 है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद 2 पॉइंट और है, प्रोविजन टू बी मेड फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड कैश रेमिटेड बाय क्रेडिट कस्टमर्स टू दिल्ली ब्रांच, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, दिल्ली ब्रांच मैनेजर, ठीक है, थोड़ी थोड़ी हमारी स्पेलिंग गलत है, MANAGER, ठीक है, इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन एट द रेट 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आपको याद हो 11th क्लास में आप क्या करते थे, बिफोर मैनेजर, बिफोर है ना, बिफोर और आफ्टर होता है ना, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो बिफोर में हम क्या करते हैं, 5/100 करते थे, आफ्टर में करते हैं 5/105, यही करते थे ना, ठीक है। राउंड ऑफ कमीशन टू बी नियरेस्ट रुपी, और ये हमें सारी चीजें निकालनी है कि भैया क्लोजिंग स्टॉक कितना है, नेट सेल्स कितना है, कैलकुलेट टोटल क्लोजिंग डेटर्स ऑफ द ब्रांच, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच, प्रिपेयर दिल्ली ब्रांच अकाउंट अंडर डेटर मेथड, ठीक है। तो भाई देखो, मैं उम्मीद कर रहा हूं बढ़िया तरीके से कि आपके पास प्रिंट आउट है। प्रिंट आउट नहीं है तो हमारे पास हमें स्लाइड बहुत ज्यादा इधर उधर करनी पड़ेगी, तो उससे हमारी स्पीड भी खराब होती है और आपके कंसेप्ट भी थोड़े हिलेंगे। अगर आपके पास प्रिंट आउट होगा तो आप बहुत इजीली तरीके से काम कर पाओगे, ठीक है। चलो, तो भाई वीडियो को पॉज करो, प्रिंट आउट निकाल के लो। घर में प्रिंटर होगा तो घर से निकालो, बाहर से है तो बाहर से निकाल के लो, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब मैं अपनी आंसर वाली स्लाइड पे चलता हूं, ठीक है। तो भाई सबसे पहले हम यहां पे बना रहे हैं, क्या बनाएंगे, ब्रांच अकाउंट, ठीक है। क्या बनाते हैं बेटा, ब्रांच अकाउंट। और साथ साथ मैं 2 अकाउंट और खोलता हूं, साथ साथ मैं 2 अकाउंट और खोलता हूं, ठीक है। उन अकाउंट का नाम है स्टॉक और डेटर, ठीक है। तो सर एक अकाउंट मैं यहां पे खोलता हूं, चलो ऊपर नीचे से खोल देते हैं, ठीक है। इसका नाम लिखेंगे स्टॉक और इसका नाम लिखेंगे डेटर मेथड, डेटर अकाउंट, ठीक है, ठीक है भाई। तो सर पहले वाले जो अकाउंट है उसका नाम क्या है, उसका नाम है ब्रांच अकाउंट। क्या है उसका नाम, ब्रांच अकाउंट। और ये किसकी बुक में कर रहे हैं, हेड ऑफिस की बुक में बना रहे हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में डिपेंडेंट ब्रांच ही है, और डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब जो ब्रांच है ना वो हेड ऑफिस पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये है ब्रांच अकाउंट।
ठीक है बेटा। और सर जो बाकी दो अकाउंट, मेन अकाउंट ये है और बाकी ये जो दो अकाउंट है ये मेरे वर्किंग नोट है। क्या है बेटा? ये वर्किंग नोट। ये मेन आंसर नहीं है, ये मेरे वर्किंग नोट है। और इसमें पहला जो अकाउंट आप बनाओगे उसको बोलोगे ब्रांच स्टॉक अकाउंट। क्या बनाओगे? ब्रांच स्टॉक अकाउंट। और इधर बनाओगे ब्रांच डेटर अकाउंट। ठीक है, ये वर्किंग नोट है, रफ वर्क है। बट आपको पता है वर्किंग नोट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप ये बनाओगे नहीं तो आपका मेन अकाउंट नहीं बनेगा, क्योंकि कुछ वैल्यू यहां से निकलेंगी जो आपको वहां पे काम आएंगी, कुछ वैल्यूज यहां पे निकलेंगी जो आपको वहां पे काम आएंगी। ठीक है, चलो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन, और मुझे उम्मीद है भाई पीडीएफ आपके हाथ में है। तो सबसे पहले तो भाई हम एक अपनी छोटी सी टेबल बना लेते हैं। सर टेबल क्या बनाते हैं? हम लेट करते हैं। लेट क्या है? कॉस्ट 100 है, कॉस्ट को हमेशा 100 लेट करेंगे। उसमें हमने लोड कितना डाला? सर 100 का 20% 20 रुपीज हो गया। और ये 120 क्या हो गया? सेल्स हो गई, या जिसको बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। ठीक है, सेल्स बोल दो, आईपी बोल दो। ये हमने टेबल बनाई। ठीक है, सबसे पहले आपको टेबल बनानी है। उसके बाद जो पॉइंट जहां जहां आता जाएगा हम वहां वहां डालते जाएंगे। ठीक है, हमारा तरीका ऐसा रहेगा। अच्छा, पहले क्वेश्चन को ढंग से समझ लेना भाई। पहले क्वेश्चन थोड़ा स्लो करा रहा हूं मैं जानबूझ के, ताकि धीरे धीरे आप एब्जॉर्ब भी करते चलो। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक एट मुंबई ब्रांच। तो सर ये क्या दिया हुआ है? पहला पॉइंट दिया हुआ ओपनिंग स्टॉक एट मुंबई ब्रांच। तो मुंबई ब्रांच, अच्छा मुंबई ब्रांच अकाउंट है ना ये, तो मैं इसका नाम, पूरा नाम लिख देता हूं, मुंबई ब्रांच अकाउंट। ठीक है, और मुंबई ब्रांच का मैनेजर कौन है? ये राहुल है। तो ये मेरे लिए डेटर की तरह है। समझ आ रही है? तो जो जो सामान मैं इसको इसकी दुकान में देता रहूंगा, मेरा डेटर मतलब मेरा जो डेटर की तरह है ना, समझ आ रही है, वो बढ़ता जाएगा, इधर कम होता जाएगा, इधर। डन है। तो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ भाई, तो मैं सबसे पहले सर यहां पे स्टार्ट करूंगा, टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स। ऐसे स्टार्ट करते हैं ना, टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स। और उसमें हमें स्टॉक दिया हुआ है। ठीक है ना, तो स्टॉक कितना दिया हुआ है? सर ये दिया हुआ है 1,50,000 का। 1,50,000 का, ये इधर आना चाहिए। समझ आ रही है? क्योंकि 1 तारीख को जो मैंने उसको स्टॉक दिया तो उससे मेरा डेटर ही बढ़ रहा है। ठीक है, अच्छा, और ये अकाउंट किसका है? ये ब्रांच के डेटर का है। समझ आ रही है? जहां ये डेटर वर्ड लिखा हुआ है वो एक्चुअल डेटर है। समझ आ रही है? जब ये डेटर मैं लिख रहा हूं तो ये समझ लेना कि भैया ये कौन है? ये असली वाला डेटर है, असली वाला डेटर। समझ आ रही है? और सर वो जो डेटर, वो डेटर की तरह है। समझ आ रही है? राहुल मेरे लिए डेटर की तरह है। और ये कौन है? ये जो राहुल का डेटर है, तो राहुल का डेटर जो पारुल पारुल से उधार लेके ना, ये उस उन लोगों के लिए अकाउंट बना रहा है। समझ आ रही है? तो सर यहां पे इंपैक्ट हुआ, और कहीं इंपैक्ट हुआ? सर ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक है। अरे भाई, तो स्टॉक अकाउंट भी तो बना रहे हैं। तो स्टॉक अकाउंट का ये क्या हो गया? टू बैलेंस बीडी। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस बैलेंस बीडी लिखा जाता है। कितना लिखा जाएगा? 1,50,000। ठीक है, 1.5 लाख रुपए का ही है ना भाई। तो ये हम 1.5 लाख रुपए कहां लिख देंगे? स्टॉक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस। देखो जहां जहां चीजें आएंगी ना, वहां वहां साथ साथ लिखते रहो। आपको कभी दोबारा से ना देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन को। ठीक है, सेकेंड आइटम, गुड्स सेंड टू ब्रांच 2,20,000। इसका मतलब क्या है? गुड्स सेंड टू ब्रांच का मतलब क्या है? हेड ऑफिस ने ब्रांच को सामान दिया। तो जैसे हेड ऑफिस ने ब्रांच को सामान दिया तो ब्रांच का डेट है ना, राहुल को दिया। तो डेटर की तरह जो अकाउंट है वो बढ़ता जाएगा। तो मैं इधर क्या लिखूंगा? इधर मैं जगह छोड़ देता हूँ, हो सकता है और भी चीजें आए। तो मैं इधर लिख देता हूँ टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। क्या लिखूंगा? टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। समझ आई? तो सर कितने रुपए का हमने सामान दिया? अच्छा, ये जो अकाउंट बन रहा है, ये जो अकाउंट बन रहा है, ये बन रहा है एट कॉस्ट पे। क्या बन रहा है बेटा? एट कॉस्ट। सर एट कॉस्ट का मतलब क्या है? जो भी स्टॉक मैं लिख रहा हूं वो कॉस्ट प्राइस लिखा जा रहा है। क्योंकि क्वेश्चन में सबसे पहले ही लिखा हुआ था कि भैया हेड ऑफिस ब्रांच को कॉस्ट पे सामान दे रहा है, और फिर वो ब्रांच को बोल रहा है कि भैया इसमें 20% ऐड कर दियो और फिर बेचियो। समझ आ रही है? तो मैंने जो उसको सामान पकड़ाया वो क्या कह के पकड़ाया? भाई ये सामान इतने रुपए का है, और वो जो इतने रुपए है वो क्या है? कॉस्ट है। समझ आ रही है? तो ये क्वेश्चन एट कॉस्ट का है। ये दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एट कॉस्ट और एक एट इनवॉइस। इनवॉइस। समझ आ रही है? तो अभी कॉस्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर रहता है गुड्स सेंड टू ब्रांच, कितना है? 2,20,000 रुपए। कितना बेटा? 2,20,000 रुपए।
डन है। तो भाई 2,20,000 रुपए का सामान भेज दिया, ठीक है। तो सर 2,20,000 का सामान भेज दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इसके बाद स्टॉक भी तो बढ़ गया, नहीं बढ़ा भाई? बताओ। तो इसके बाद स्टॉक बढ़ गया, तो हम इधर लिखेंगे टू, अच्छा इसको गुड्स सेंड टू ब्रांच शॉर्ट में लिख दूं, चलेगा? तो 2,20,000 रुपए का इसका स्टॉक भी तो बढ़ गया। स्टॉक क्या होता है? एसेट। एसेट बढ़ेगी तो यहां लिखते रहेंगे, एसेट कम होगी तो इधर लिखते रहेंगे। डेटर कौन होता है? डेटर भी एसेट होता है। एसेट बढ़ेगी तो इधर लिखेंगे, कम होगी तो इधर लिखेंगे। समझ आ रही है? बट ये कौन सी है सर? ये जो ब्रांच मतलब राहुल के जो डेटर्स हैं, ये राहुल और डेटर का है, जो राहुल और उसके जो असली डेटर है उनका हिसाब किताब है। समझ आ रही है? चलो ये हमने कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ भाई? गुड्स रिसीव्ड बाय मुंबई ब्रांच टिल द क्लोज ऑफ द ईयर 2,10,000। अब भाई 2,10,000 रुपए का सामान है, पहुंचा है सर, हमने तो 2,20,000 का भेजा है। हेड ऑफिस कह रहा है मैंने 2,20,000 का सामान भेज दिया, ब्रांच कह रहा है कि मैं 2,10,000 का सामान रिसीव किया। तो भैया 10,000 का सामान कहाँ है? उसको बोलते हैं गुड्स इन ट्रांजिट, रास्ते में सामान। समझ आ रही है? बीच में कहीं आंदोलन हो रहा था, किसान आंदोलन हो रहा था, वहां पे वो ट्रक आगे जा नहीं पाया, तो उसको बोलते हैं कि भैया 10,000 रुपए का सामान अभी रास्ते में है। समझ आ रही है? 2,20,000 का पहुंचा है, और 2,20,000 का हमने तो अपनी हेड ऑफिस से निकाल दिया ट्रक में। समझ आ रही है? 2 ट्रक भेजे थे, एक छोटा ट्रक था, एक बड़ा ट्रक था। समझ आ रही है? तो छोटा ट्रक रास्ते में अटक गया, तो इसका मतलब ये हो गया। तो ये हम लिखेंगे बाय क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स। ध्यान से सुनना, बाय क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स, ठीक है। हम इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि भैया जो स्टॉक है ना, स्टॉक, उसके 2 पार्ट कर दूंगा। तो स्टॉक के 2 हिस्से कर दूंगा, एक हो जाएगा गुड्स इन ट्रांजिट और एक हो जाएगा गुड्स इन हैंड। लिख दूं ऐसे, याद रहेगा, गुड्स इन ट्रांजिट और गुड्स इन हैंड। तो गुड्स इन ट्रांजिट कितना है सर? वो 10,000 रुपए मुझे यहां से पता लग गया। मुझे 10,000 रुपए यहां से पता लग गया कि भैया 2,20,000 का भेजा है और 2,10,000 ही पहुंचे हैं, तो भैया जो 10,000 रुपए हैं वो क्लोजिंग स्टॉक में गुड्स इन ट्रांजिट आ जाएगा, क्योंकि वो तो पहुंचेगा ही ना, लास्ट में पहुंच जाएगा, ठीक है। और सर गुड्स इन हैंड कितना है भाई? वो अभी निकालेंगे, अभी हमें नहीं पता, ठीक है। डन है? डन। तो सर एक बार बताओ, ये जो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, ये जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, ये स्टॉक अकाउंट में भी तो रिफ्लेक्ट होगा। ये जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है ये कहाँ रिफ्लेक्ट होगा? हाँ सर, ये स्टॉक अकाउंट में भी, क्योंकि ये क्या है, ये बाय बैलेंस सीडी में आएगा। क्लोजिंग का मतलब बैलेंस सीडी, राइट? क्लोजिंग का मतलब बैलेंस सीडी। तो सर बैलेंस सीडी में हम क्या लिखेंगे? गुड्स इन ट्रांजिट और गुड्स इन हैंड। तो इसमें तो मेरे पास 10,000 रुपए का अमाउंट पता लग गया, ठीक है। अभी वो हम आगे पता करते रहेंगे, बाकी जो जो पता लगता जा रहा है उसको तो हम लिखते ही जाएंगे। समझ आ रही है? और सर इससे कोई डेटर वेटर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा? अभी कोई नहीं पड़ रहा। समझ आ रही है? तीनों अकाउंट हम पहले ही खोल देंगे, और जो जो अकाउंट में जहां जहां चीजें जानी चाहिए हम वहां डालते रहेंगे, ठीक है। सर यही 2 अकाउंट बनते हैं क्या? मतलब वर्किंग नोट में और भी बन सकते हैं भाई, बट ये 2 तो बनते ही बनते हैं, ठीक है। और कोई और बन रहा होगा तो हम उसको भी बना देंगे, लेकिन आप स्टार्टिंग तो 3 से कर देना, ठीक है। अगर किसी और की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, अरे यार ये अकाउंट भी चाहिए, तो हम उसको बना लेंगे, राइट। फिर क्या है? कैश सेल्स। कैश सेल्स दिया हुआ है भाई 1,35,000, ठीक है भाई। अब सर कैश सेल्स दिया हुआ है, तो बताओ, मतलब अगर राहुल कोई भी सामान बेचेगा, जो शिमला है ना ब्रांच का मैनेजर है, तो वो मुझे पैसे वापस करेगा। तो भाई यहां पे आता है बाय रेमिटेंस। क्या आएगा? बाय रेमिटेंस। रेमिटेंस के अंदर 2 चीजें आती हैं, कैश सेल्स और याद करो कलेक्शन फ्रॉम डेटर। सर कैश सेल्स मुझे कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? 1,35,000। 1,35,000 ये मेरी क्या हो गई? कैश सेल्स। कितनी होगी बेटा? कैश सेल्स, ठीक है। और दूसरा कलेक्शन फ्रॉम डेटर, वो मुझे नहीं पता। सर इसका इंपैक्ट और कहीं आ रहा है क्या? अगर मैं कैश सेल्स कर रहा हूं तो क्या मेरे डेटर पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है? सर कैश सेल्स करे तो डेटर से कोई लेना देना ही नहीं है। समझ आ रही है? हाँ, स्टॉक, क्योंकि सेल्स कर रहा हूं, सेल्स का मतलब सामान जा रहा है भाई दुकान से,
दुकान से सामान मेरी दुकान से बाहर जाता है, दुकान से बाहर जा रहा है तो भैया उस स्टॉक कम हो गया, तो मैं इधर लिखूंगा बाय कैश सेल्स। क्या लिखूंगा? बाय कैश सेल्स। अच्छा, मैं एक इसका ढंग का नाम बताता हूं, ठीक है? आपको तो समझ आ गया ना, कैश सेल्स लिखना है, बट क्योंकि हमारे ब्रांच में इससे रिलेटेड जो अकाउंट बनते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बाय ब्रांच कैश अकाउंट। क्या होगा? बाय ब्रांच कैश अकाउंट। तो भाई ये जो हमारे पास कैश सेल्स कितनी होगी? 1,35,000 की, ठीक है? इसका इंपैक्ट और कहीं आ रहा है क्या सर? हमारे पास जो कैश सेल्स है वो कितनी है? 1,35,000 की। तो उससे मेरा स्टॉक भी कम हो रहा है, ठीक है? लेकिन स्टॉक कितना कम हो रहा है मुझे ये बता दो, ठीक है? क्योंकि भैया मेरे पास कितने रुपए का सामान कम हुआ? अब मैंने दिया 1,35,000 रुपए, बट उसमें से कॉस्ट कितनी है? व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? क्योंकि जो हमने सेल्स करी होगी वो तो हमने किस पे करी होगी? सेलिंग प्राइस पे। तो सर इसमें कॉस्ट प्राइस कितना है? ठीक है, देखो मैंने एक टेबल बनाई थी ना, अगर मुझे कोई चीज सेल्स प्राइस दिया हुआ है उसमें से कॉस्ट निकालनी है तो ये कितना दिया हुआ? 1,35,000 क्या दिए हुए? सेल्स। तो सेल्स की रेशो से डिवाइड करेंगे, क्या निकालनी है? कॉस्ट की रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ आ रहे? कितने रुपए का सामान गया, तो सामान को हम किस पे निकाल रहे हैं? कॉस्ट पे, ठीक है? क्योंकि ये सब कॉस्ट प्राइस है, मुझे कॉस्ट चाहिए भाई। तो कितने रुपए का सामान मेरा स्टॉक चला गया, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो गया 1,12,500। कितना हो गया बेटा? 1,12,500, ठीक है? डन है? डन। सर यहाँ पे आपने 1,35,000 क्यों लिखा? क्योंकि भैया ये एक पूरे के पूरे 1,35,000 हमने दे दिए। समझ आ रही? ये किसका रिलेशन है? हेड ऑफिस और राहुल का, ठीक है? और वहां पे किसकी बात कर रहे हैं कि स्टॉक कितने रुपए का कम हो गया? तो स्टॉक बेसिकली 1,12,500 का कम हुआ है। तो सर 1,35,000 क्यों नहीं लिखा? अरे भाई 1,35,000 तो सेलिंग प्राइस है, तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? सारी कॉस्ट प्राइस लिख रहे हैं ना, ये भी कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ भी कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, ठीक है? चलो उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल कितने रुपए की है? 2,40,000 रुपए की है, ठीक है? क्रेडिट सेल कितने की है? 2,40,000 की। अच्छा मुझे बताओ 2,40,000 का यहाँ पे कोई इंपैक्ट होगा? अरे भाई उसने क्रेडिट में बेचा है तो उसने मुझे कुछ पैसे वापस करेंगे? नहीं करे, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, क्रेडिट सेल का रिलेशन यहाँ पे आएगा, ठीक है? और यहाँ पे आएगा। जैसे क्रेडिट सेल करी तो क्रेडिट सेल से क्या इफेक्ट होता है? क्रेडिट सेल से इफेक्ट होता है डेटर इफेक्ट होता है। समझ आ रही है? क्रेडिट सेल से क्या इफेक्ट होता है बेटा? डेटर, ठीक है? तो मैं इसको लिख दूंगा बाय ब्रांच डेटर अकाउंट। क्या लिख दूंगा? बाय ब्रांच डेटर अकाउंट। समझ आ रही है? तो ब्रांच का डेटर कितने रुपए का बढ़ा? जैसे क्रेडिट सेल करी तो डेटर कितने रुपए का बढ़ा? सर कितने रुपए लिखे हुए हैं? 2,40,000। तो आप भाई अलग से निकाल लो 2,40,000 में कॉस्ट कितनी है, ठीक है? तो मैं इधर निकाल के अगर आपको दिखा देता हूं 2,40,000 में कॉस्ट कितनी है, तो भैया 2,40,000 क्या दिया हुआ? इनवॉइस प्राइस से डिवाइड कर दिया। क्या निकालना है? कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ आ गई? ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन आपको बताएगी कि व्हाट इज दी कॉस्ट, ठीक है? तो हमें क्या निकालना है बेटा? कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी? तो सर ये मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 2 लाख रुपए। इसका मतलब 2,40,000 नहीं लिखेंगे यहाँ पे सामान की कॉस्ट कितनी है? वो थी 2 लाख रुपए, तो हम 2 लाख रुपए लिखेंगे, ठीक है? अच्छा, तो सर जैसे ही हमने क्रेडिट सेल करी तो मेरा डेटर बढ़ा क्या? हाँ सर मेरा डेटर बढ़ा, तो इसको क्या लिखेंगे? टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। तो मैं एक लाइन ऊपर जगह छोड़ देता हूं, क्योंकि जनरली मुझे पता है कि भैया बैलेंस बीडी भी आएगा, तो एक लाइन छोड़ देता हूं। तो मैं इधर लिखूंगा टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ठीक है? या इसको मैं लिख दूं क्रेडिट सेल्स, ठीक है? रफ में ऐसे ब्रैकेट में डाल के लिख देंगे क्रेडिट सेल्स समझाने के लिए। क्रेडिट सेल मतलब डेटर बढ़ रहा है, कितने रुपए का डेटर बढ़ रहा है? अब बताओ डेटर कितने रुपए का बढ़ रहा है भाई?
तो डेटर तो सर 2,40,000 रुपए का ही बढ़ रहा है, या 2 लाख रुपए का नहीं, 2 लाख रुपए तो कॉस्ट ऑफ द स्टॉक थी, लेकिन हमें लेने कितने हैं, हम डेटर को थोड़ी बोलेंगे कि भाई 2,40,000 का सामान था 2 लाख ही दियो, नहीं भाई, हम डेटर से ये बोल रहे हैं 2,40,000 रुपए देगा, समझ आ रही है। तो डेटर मेरा एसेट बढ़ रही है 2,40,000 रुपए की, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, क्या कहता है, गुड्स रिटर्न बाय क्रेडिट कस्टमर टू मुंबई ब्रांच, मुंबई ब्रांच ने गुड्स रिटर्न कर दिए, ठीक है। अरे भाई इसने गुड्स रिटर्न कर दिए, तो गुड्स रिटर्न कर दिए तो कहां आएगा, तो सर वो इधर आए, कितने रुपए का गुड्स रिटर्न किया, सॉरी, गुड्स रिटर्न बाय क्रेडिट कस्टमर टू मुंबई ब्रांच। अच्छा एक बात बताओ, अगर अगर पारुल जो राहुल की डेटर थी, समझ आ रही है, देखो मैं हेड ऑफिस कुणाल, मेरा मैनेजर राहुल, अब राहुल ने पारुल को उधार पे दिया, तो पारुल ने राहुल को सामान वापस कर दिया, तो बताओ क्या इससे मेरा और राहुल का कोई इंपैक्ट हुआ, नहीं सर, वो राहुल और पारुल का हिसाब किताब था, समझ आ रही है। तो अगर सपोज मेरे ब्रांच के डेटर अगर ब्रांच को सामान वापस कर देते हैं, तो उससे मेरा और ब्रांच का कोई अभी हिसाब किताब नहीं आया, समझ आ रही है, तो हम इसको यहां पे नहीं शो करेंगे, समझ आ रही है। तो सर वो कहां शो होगा, वो यहां पे शो होगा, ठीक है, कि भैया राहुल के पास सामान आ गया, तो सामान बढ़ गया ना भाई, सामान चाहे रिटर्न करके आया हो, सामान तो बढ़ गया, तो कितने रुपए का सामान बढ़ा, बताओ कितने रुपए का सामान बढ़ा भाई, उन्होंने 48,000 रुपए का सामान दिया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं टू गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स, ऐसे लिख दो, टू गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स, ठीक है, कस्टमर ने इसको रिटर्न किया, ठीक है। तो कितने रुपए का सामान भेजा है, तो सर 48,000 का था, 48,000 क्या है, मैं वो कैलकुलेशन इधर करके बता देता हूं भाई, 48,000 क्या थी सर, जो मतलब उन्होंने 48 का सामान भेजा, तो 48 इज द सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस को डिवाइड कर देंगे और कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ गया, तो सर ये 40,000 रुपए आएगा, समझ रहे हो, हम 48,000 नहीं लिखेंगे, हम कितने लिखेंगे, 40,000, 40,000 का स्टॉक बढ़ गया, ठीक है, 40,000 का स्टॉक बढ़ गया। लेकिन सर जैसे ही उन्होंने मुझे, मेरे जो डेटर थे उन्होंने 48,000 का सामान दिया, तो मेरा डेटर भी तो कम हो गया, समझ आ रही है भाई, डेटर ने मुझे सामान वापस कर दिया, ब्रांच, ये ब्रांच और उसके डेटर की कहानी है, तो ब्रांच के डेटर ने ब्रांच को सामान वापस कर दिया, तो ब्रांच का डेटर कम हो गया, तो हम इधर लिखेंगे बाय गुड्स रिटर्न, बाय गुड्स रिटर्न, कितने रुपए का सामान, कितने रुपए का डेटर कम हो गया, 48,000, समझ आ रही है। यहाँ पे 48,000 आएगा, इधर 40,000 आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम सारी चीजें कॉस्ट में लिख रहे हैं, और यहाँ तो जो वैल्यू है, डेटर तो 2,40,000 से ही बढ़ा था और 48 से कम हो गया, ठीक है। तो सर ये 48 भी हमें समझ आ गया। गुड्स रिटर्न बाय मुंबई ब्रांच टू हेड ऑफिस, इसका मतलब क्या हो गया, गुड्स रिटर्न बाय मुंबई ब्रांच टू हेड ऑफिस, मुंबई ब्रांच ने हेड ऑफिस को सामान वापस कर दिया, तो मुंबई ब्रांच और हेड ऑफिस का रिलेशन यहाँ पे चेंज हुआ, तो हम इधर लिख देंगे बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, हम उसी को नाम क्या देते हैं, क्योंकि इसी का अकाउंट का नाम देते हैं, है ना, समझ आ रही है। तो कितने रुपए का सामान हमने वापस करा, तो भाई ये हमने वापस करा 48,000 का, नहीं 60,000 का, ठीक है, तो 60,000 का हमने सामान वापस करा, ठीक है। तो जैसे ही 60,000 का हमने सामान वापस करा, तो ये मेरा और राहुल का हिसाब किताब चेंज हुआ, राहुल ने सामान वापस करा, तो भैया जो राहुल मेरे लिए डेटर की तरह, वो डेटर कम हो गया, डन है। और सर इसका इंपैक्ट और कहीं आएगा क्या, इसका इंपैक्ट स्टॉक में आएगा, हाँ सर उसके स्टॉक में इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि राहुल ने सामान वापस भेज दिया, तो राहुल का सामान कम हो गया ना, तो हम इधर क्या लिखेंगे, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, ठीक है। कितना सामान वापस हो गया, क्योंकि सर ये तो स्टॉक है, ठीक है, और सर वो भी तो क्या लिखा हुआ है, वो स्टॉक ही तो लिखा हुआ है, समझ आ रही है, वो इनवॉइस प्राइस नहीं लिखा हुआ, क्योंकि इनवॉइस प्राइस तब होता है जब वो कस्टमर को देते हैं, लेकिन ये तो हमारी दुकान पे स्टॉक, मतलब उसमें लिखा हुआ ना कि इतने रुपए का सामान है, ये कॉस्ट प्राइस है, हम कस्टमर को देते तो हम उसमें सेलिंग प्राइस करके देते, ये तो अभी दुकान पे है, कॉस्ट है, तो मैंने वही कॉस्ट वाले सामान वापस भेज दिया, इसका मतलब 60,000 रुपए का सामान वापस भेज दिया, ठीक है।
क्योंकि ये मेरा और राहुल का हिसाब किताब है, तो सर उसके डेटर से तो कोई लेना देना है नहीं इसमें, तो डेटर अकाउंट में कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है डिस्काउंट, सॉरी ओपनिंग डेटर एट मुंबई ब्रांच। अरे भाई ओपनिंग डेटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? ओपनिंग डेटर दिया हुआ है 16,000। तो भाई डेटर अकाउंट में तो आएगा ही आएगा ना, टू बैलेंस बीडी। इसको क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी। कितना है? 16,000। ये ओपनिंग बैलेंस, इसलिए मैंने ऊपर जगह छोड़ी हुई थी। और सर जो हमारा मेन अकाउंट है उसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट में आएगा डेटर, है ना? कितना है? 16,000। क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट, जो उसके एसेट हैं वो सारे एसेट मैंने ही तो दिए हुए हैं भाई, समझ आ रही है? तो वो हम लास्ट में उससे ले लेते हैं और 1 तारीख को देते। तो 1 तारीख को जब मैंने दिया तो 16,000 रुपए लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? डिस्काउंट अलाउड टू मुंबई ब्रांच क्रेडिट कस्टमर्स। मुंबई ब्रांच ने अपने क्रेडिट कस्टमर को डिस्काउंट दे दिया। अब भैया मुंबई ब्रांच ने अपने कस्टमर को डिस्काउंट दिया, क्या उसका इंपैक्ट मेरे ब्रांच अकाउंटिंग में आएगा क्या? सर नहीं आएगा। वो उसका और उसका कस्टमर का रिलेशन है, ठीक है। वो किसका रिलेशन है? उसका और उसके कस्टमर का। उसने अपने कस्टमर को डिस्काउंट दिया तो उसके इधर आएगा डेटर अकाउंट में। डेटर कम हो गया, उसका डेटर कम हो गया तो इधर लिखेंगे बाय डिस्काउंट अलाउड। डेटर कम हो गया तो इधर लिखेंगे कितना डिस्काउंट अलाउड कराया है, दैट इज, एक बार देख लेते हैं, 21,600। 21,600 का हमने डिस्काउंट दे दिया तो उसका डेटर कम हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ बेटा? मुंबई ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस इंक्लूडिंग इंश्योरेंस, ठीक है। मुंबई ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस इंक्लूडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 4,000। भाई देखो इसकी कैलकुलेशन मैं यहाँ पे एक बार समझा देता हूँ आपको। ये वाला पॉइंट एक बार थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। कह रहा है कि भाई हमने साल भर का प्रीमियम पे किया और वो प्रीमियम कब से कब तक है? 30 जून तक है। 30 जून तक। इसका मतलब वो 1 जुलाई को शुरू हुआ होगा, है ना? वो कब शुरू होगा? 1 जुलाई 2021 को शुरू हुआ होगा और 30 जून 2022 को खत्म हो रहा है। मैंने इतने इस साल भर का प्रीमियम दिया, लेकिन हमारा जो साल है वो तो हमारा 31 मार्च को ही खत्म हो रहा है भाई। जो हमारा साल है वो तो 31 मार्च को खत्म हो रहा है। इसका मतलब यहां तक का जो प्रीमियम था वो हमारे इस साल को बिलोंग करता है, वो हमारे इस साल का खर्चा है। और ये वाला जो खर्चा मैंने किया वो इस साल को बिलोंग नहीं करता। तो जो ये वाला खर्चा है इसको हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, और प्रीपेड एक्सपेंस मेरे लिए एसेट होती है। तो सर कितने रुपए की एसेट है? ये कह रहा है कि भाई 4,000 रुपए टोटल खर्चा कितना किया है? 4,000। तो सर ये 4,000 में ये जो है कितने महीने हो गए? अप्रैल मई जून, 3 महीने का हमने एक्स्ट्रा दिया है, समझ आई? तो 3 महीने कितने पैसे हो गए? इधर देखो, 4,000 रुपए हमने कितने महीने के लिए दिए? 12 महीने के लिए दिए। तो 1 महीने के लिए कितना हो गया? 4,000 डिवाइड बाय 12। 3 महीने के लिए कितना हो गया? 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 4 12, 4 1 1000। इसका मतलब यहाँ पे जो 1,000 रुपए यहाँ के हमने पे करे हैं 4,000 में से, जो 4,000 पे करे उसमें 3,000 रुपए यहाँ के थे और 1,000 रुपए यहाँ के थे। तो 1,000 रुपए हमने प्रीपेड एक्सपेंस किया। क्या किया बेटा? प्रीपेड एक्सपेंस किया है। अच्छा प्रीपेड एक्सपेंस किया है, ठीक है भाई। तो इसका मतलब यहां पे क्या लिखा जाएगा? टू, यहां पे लिखेंगे हम टू बैंक। क्या लिखेंगे? टू बैंक। कि भाई आपको पता है हेड ऑफिस उसको जो भी पैसे देगा वो सब इधर लिखे जाएंगे। तो हेड ऑफिस ने ब्रांच को जो जो भी देता रहा इधर पैसे दिए वो भी इधर लिखेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ उसका क्या बन गया? इसको बोलेंगे प्रीपेड एक्सपेंस। क्या बोलेंगे? ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट में ना प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम लिख दो या प्रीपेड इंश्योरेंस लिख दो, है ना, 1,000 रुपए। क्या ये बात समझ आ रही है? ये मेरे लिए एसेट ही तो है भाई, जो अगले साल को बिलोंग करेगा। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट है 1,000 रुपए, समझ आ रही है? 19,000 और 1,000। ये आप ऐसे भी कर सकते थे, 1,000 इसमें माइनस करते तो इस साल का खर्चा हमने 18,000 दिया है। बट क्योंकि हम क्लियर शो करते हैं कि भैया उसने तो 19,000 दिए ना इस साल,
और उसमें से 1,000 रुपए अभी बच गए जो मेरे लिए अगले साल काम आएंगे, तो मेरे लिए प्रीपेड एक्सपेंस है, दैट इज एसेट। ठीक है भाई। अच्छा भाई, मुश्किल क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन ध्यान से समझते रहोगे तो आपको इसी एक क्वेश्चन में ये लगा लो कि पूरे चैप्टर का क्रक्स मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट दिया हुआ आउटस्टैंडिंग मुंबई ब्रांच एक्सपेंसेस। अरे भाई, मुंबई के ब्रांच एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, तो सर ये क्या है? ये मेरे लिए, आपको याद होगा इधर हमने लिखा था ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी, इधर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी है, तो इसको लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज। तो सर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी में एक आइटम तो मिल गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, ये जो एक्सपेंस हमारा आउटस्टैंडिंग है ये कितना है? आउटस्टैंडिंग मुंबई ब्रांच एक्सपेंस 3625, तो इसको हम लिख देंगे बेटा 3625। ठीक है, समझ आ रही है? वो पीडीएफ जो है उसमें करेक्ट कर लेना बेटा। ठीक है, 3625 डन है, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फिर उसके बाद आ गया, सर इसका इंपैक्ट कहीं और आना है क्या? नहीं, ना मेरा स्टॉक से कोई रिलेशन है इसका, ना इसका डेटर से कोई रिलेशन है। प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कितना है? 4865 4860। ठीक है, तो ये भी हमारी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, प्रोविजन फॉर डेटर्स। ठीक है, कितना है? 4860, दैट इज 4860। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है प्रोविजन इज टू बी मेड, हमें प्रोविजन बनाना है, तो प्रोविजन इज माय लायबिलिटी, राइट? तो ये आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है 4860, लेकिन ये डेटर से रिलेट कर रहा है, प्रोविजन फॉर डेटर्स। ठीक है, किससे रिलेट कर रहा है? नहीं, ये हमारी लायबिलिटी है। ठीक है, तो हम इसको अपनी लायबिलिटीज आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी में ही लिखेंगे। ठीक है, चलो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है बेटा? कैश रेमिटेड बाय क्रेडिट कस्टमर टू मुंबई ब्रांच। मुंबई ब्रांच के क्रेडिट कस्टमर ने मुंबई ब्रांच को पैसे दे दिए, तो मुंबई ब्रांच वो पैसे किसको देगा? हेड ऑफिस को। तो भाई रेमिटेंस में आ जाएगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। क्या आ जाएगा? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। तो कितने रुपए रेमिट करे? कितने रुपए रेमिट करे भाई? ये करे 1,18,400, तो इधर लिख देंगे 1,18,400। ठीक है, 1,18,400। तो भाई इसका टोटल मैं इधर लिखता हूं, इसका टोटल कितना है? 2,53,400। ठीक है, और ये जो 60,000 है इसको मैं आउटर कॉलम में ही लिखना चाहिए, आउटर कॉलम में आ रहा था। ठीक है, 60,000 डन है। इन सब का टोटल करके मैं इधर डाल दूंगा आउटर कॉलम में। तो ये हमारा कितना था? 1,18,400 कलेक्शन फ्रॉम डेटर। सर जब डेटर ने पैसे वापस कर दिए, तो आप एक बार बताओ ना, क्या डेटर अकाउंट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा? हाँ सर, डेटर ने पैसे वापस करे हैं, डेटर ने, उसके कस्टमर ने, जो क्रेडिट कस्टमर थे उन्हें पैसे वापस करे हैं। तो अब इधर क्या लिखेंगे? इधर लिखेंगे कि भाई 1,18,400 हमारे पास आ गए, पैसे आए हैं, तो इसको किस अकाउंट में डालते हैं? बाय ब्रांच कैश अकाउंट। अच्छा, अगर आपको ये नहीं लिखना ब्रांच कैश अकाउंट, तो आप लिख दो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, टेंशन नहीं है। लेकिन धीरे धीरे अगर आप ये सीखोगे तो आपको और थोड़ा रिफाइंड आंसर आपका आता रहेगा। दैट इज कॉल्ड 1,18,400। ठीक है भाई, अब उसके बाद मुंबई ब्रांच मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, अब एक हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और रह गया भाई। ठीक है, कहाँ हमारा ब्रांच अकाउंट? ये रहा। तो यहाँ पे हमारा एक आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी रह गई, मैनेजर्स कमीशन। क्या रह गई? मैनेजर्स कमीशन, क्योंकि अभी देनी है वो, है ना। तो सर मैनेजर कमीशन कितनी होगी? जो भी नेट प्रॉफिट होगा उसको 5/105 से मल्टीप्लाई करना है। ये तो 11th वाला रूल याद है ना, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अगर बिफोर होता तो 5/100 होता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम पहले नेट प्रॉफिट निकालेंगे, उसको इधर रखेंगे और ये लिख के फिर उसमें माइनस करके फिर हमारा जो आंसर आएगा, उसके बाद तो और कुछ नहीं रहेगा ना। उसके बाद हमारा आएगा, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं। ठीक है, ठीक है बेटा, चलो।
तो इधर जो आंसर आएगा उसको लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट एट ब्रांच, टू नेट प्रॉफिट एट ब्रांच। ठीक है, दिस इज अवर क्वेश्चन। यहाँ पे हम टोटल करके इसको नक्की करेंगे। सर एक अमाउंट तो इधर रह गया, अभी बोलो एक अमाउंट इधर रह गया, तो हम क्या करते हैं बेटा, सर इधर एक अमाउंट नहीं रह गया, अभी इधर और भी अमाउंट रहते हैं, बताओ। सर जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट है उसका क्लोजिंग बैलेंस आपको लिखना ही लिखना है। तो सर स्टॉक था, स्टॉक तो इधर आ गया, इधर एक नई चीज और आ गई, लेकिन डेटर, डेटर तो रह गया ना, डेटर तो रह गया। तो सर डेटर भी तो, डेटर का भी तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा, चाहे नील आए, बट हम इसको लिखेंगे। जो जितने भी ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट है वो भी इधर लिखी जाएगी। डन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हमने अभी पोस्टिंग कर दी हमने अपने सारे अकाउंट में, इस अकाउंट में, इस अकाउंट में और इस अकाउंट में। तो हम क्या करते हैं, पहले वर्किंग नोट वाले अकाउंट को कंप्लीट करते हैं। अब हमने सारी पोस्टिंग कर दी, अब इसको कंप्लीट करना शुरू करो। ठीक है, अगर हम इसको कंप्लीट करते हैं तो भाई पहले हम, सपोज हमारा स्टॉक अकाउंट आता है, स्टॉक अकाउंट कितना आ रहा है, 1,50,000, 2,20,000, 40,000। ठीक है, तो ज्यादा टोटल इसी का आ रहा है, तो ये आ रहा है 4,10,000। तो बड़े वाले टोटल को दोनों तरफ लिख देते हैं, और इससे इसका बैलेंस कितना आया वो आप बता दो। सर 4,10,000 में से 1,12,000, 2 और 60,000 माइनस करेंगे तो ये कितना आया, पहले हम ये निकाल रहे हैं, बताओ ये कितना आया। सर ये आया 37,500। कितना आया, 37,500। और सर 37, मतलब इन दोनों का टोटल 37,500 है। इसका मतलब अगर ये इसमें 10,000 माइनस कर दिए तो 27,500 ये आ गया गुड्स इन हैंड। क्या आ गया बेटा, गुड्स इन हैंड 27,500। क्या ये बात समझ आई, आपको समझ आ रही है। ये मुझे निकालना है और इससे मुझे ये निकल गया, क्योंकि ये तो मुझे पता ही था 10,000। मेरा टोटल जो क्लोजिंग बैलेंस है 37,500 है, जिसमें 10,000 मेरा अभी रास्ते में है और 27,500 मेरे पास में है। ठीक है, तो सर ये क्या आ गया, स्टॉक का गुड्स इन हैंड आ गया। तो एक बार बताओ, चलो स्टॉक वाली आइटम हमारी रहती थी ना, ये कितना आ गया, 27,500। समझ आई, ठीक है। फिर उसके बाद इस अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो सर ये अकाउंट मेरा कितना आ रहा है, 16,000, 2,40,000, 48, 21,600, 1,18,400। तो मेरा बैलेंस सीडी, ठीक है, बाय बैलेंस सीडी। अब आप बैलेंस सीडी निकालोगे, ठीक है। तो ये बैलेंस है भाई, ये कितना आ रहा है, 2,56,000, 2,56,000। तो ये बड़ा वाला टोटल इधर आ जाएगा 2,56,000। इसमें बैलेंसिंग फिगर आपकी आ गई 68,000। कितनी आ रही है बेटा, 68,000। ठीक है, ये वाली जो बैलेंसिंग फिगर है ये हमारी उधर काम आएगी, क्योंकि यहाँ पे कितना आएगा, 68,000। समझ आ रही है। अब क्योंकि इसका स्टॉक का एक टोटल आप ऐसे भी ले सकते हो कि ये 37,500 है। ठीक है, और ये इन तीनों का समझ आ रही है, या मैं इसको हटा ही देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अब आप बताओ, अब आप इसका टोटल करो, ओहो, इसका टोटल करके हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, इसका टोटल करके हम यहाँ पे लिख देते हैं। बताओ इन सबका टोटल कितना आ रहा है, 68, 27,500, 1,010। चलो मैं एक बार इसका टोटल करता हूँ बेटा, 10,000 प्लस 27,500 प्लस 1,000 प्लस 68,000। तो ये आ गया 1,06,500। समझ आ रही है, इन सबका टोटल आ गया, इन सबका। डन है, ये इन सबका टोटल इधर आ गया। डन। अब हम प्रॉफिट एट ब्रांच निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं, प्रॉफिट एट ब्रांच। तो भाई मेरा जो प्रॉफिट एट ब्रांच आ रहा है वो आ रहा है 6,415। अगर मैं अभी इसको कंसीडर नहीं कर रहा तो मेरा जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है 6,415, बट उसमें से अभी मुझे कमीशन देनी है। तो मैं पहले जो मेरा इसमें से इन सबको माइनस करके जो आया 6,415 वो इधर लिखूंगा, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 305 रुपए। तो मेरा जो नेट प्रॉफिट आया था 6,415, उसमें से भी 305 रुपए मैनेजर को दूंगा, और 6,415 माइनस 305, तो ये मेरा हो गया 6,110। दिस इज माय प्रॉफिट एट ब्रांच। ठीक है भाई। अच्छा, ये टोटल अब
लिख लेना 4,19,900, ठीक है, ये उसका टोटल आ रहा है 4,19,900, ठीक है। तो दिस इज माय फुल फ्लेज क्वेश्चन। तो ये हमने भाई पहले ब्रांच अकाउंट बनाया, और ब्रांच अकाउंटिंग के साथ हमने क्या बनाया, ब्रांच स्टॉक और ब्रांच डेटर। जैसे जैसे मैंने क्वेश्चन करा ना बेटा, मैंने क्वेश्चन ऐसे करा जैसे एज ए स्टूडेंट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हम एज ए स्टूडेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इस चीज को ध्यान देना, और जिस तरीके से मैंने करा उसी तरीके को फॉलो करना। पहले तीनों अकाउंट खोल देना, जो आइटम जहां जहां जा रही है, जहां जहां जा रही है उसको वहां वहां डालते रहना। उससे क्या होगा, आपकी रिपीटेशन नहीं होगी। नहीं तो क्या होता है ना, एक पूरा क्वेश्चन हम करते हैं, एक अकाउंट बनाया, फिर दूसरा अकाउंट बना ले, दोबारा से पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो 3-3 बार भाई इतना टाइम नहीं होता, अकाउंट का पेपर तो छूटता है बच्चों का, ठीक है। चलो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों थोड़ा कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।